हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का पहला लेक्चर आज। और देख पा रहे हो आप लोग कि जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसा नाम है चैप्टर का सम बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब ये चैप्टर अगर आप इसे स्टडी करोगे तो आप ये पाओगे कि ये चैप्टर आपको रिलेटेड करेगा नाइन्थ की केमिस्ट्री को। नाइन्थ में जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी उसको को रिलेटेड करेगा ये चैप्टर। और इस चैप्टर का जो एम है वो भी यही है कि कैसे भी आप केमिस्ट्री को क्या कर सको, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ सको, क्योंकि आप वाइडर एरिया पढ़ रहे हो केमिस्ट्री का आप 11th में। तो आप कैसे भी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर फिर से रिवाइज कर लोगे तो आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि इसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे भी हैं इसमें जो आपको बोथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे क्वांटिटीज़ हैं, क्वांटिटीज़ आपको दोनों में मिलेगी। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों को कोरिलेटेड करेंगे। तो जो मेन ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए ज़रूरी है उसको डिस्कस करके ये लेक्चर 2-3 बना के इस चैप्टर को फिनिश किया जाएगा। आज का जो आपका टॉपिक रहेंगे वो देखो, आप देख पा रहे हो मैटर क्लासिफिकेशन एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब सबसे पहले तो मैटर, ये भी 9th में था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये भी 9th में थे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जो है फर्स्ट ईयर का क्राइटेरिया स्टार्ट होगा। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर ये नया आएगा आपका फर्स्ट ईयर में, साइंटिफिक नोटेशन जिसके अगले लेक्चर बनेंगे। तो सबसे पहले तो आज के टॉपिक क्या क्या हैं, यही है, मैटर है, क्लासिफिकेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले तो मैटर, देखिए ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री ज़्यादा है इस चैप्टर में तो हिस्ट्री आप खुद पढ़ लीजिएगा। जो टिपिकल टॉपिक है वो मैं डिस्कस कर दूंगा वीडियो में। तो सबसे पहले मैटर हम लोगों ने 9th में ही पढ़ लिया था। क्या था? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर, यही तो कहा था, यही 9th में था। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ले या जिनमें मास हो वो मैटर कहलाएगी। और अर्थ पे ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिस पे स्पेस ना हो या इसमें मास ना हो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एवरीथिंग इज़ मैटर। ठीक है ना, सारी चीज़ मैटर है। डेस्टर, चौक, हम, ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्पेस नहीं लेती हो, जिसमें मास ना हो। ठीक है ना, सारी चीज़ मैटर है। तो एक तो ये हो गई नेचर ऑफ मैटर। ये देखिए, ये वाले पैराग्राफ को इंक्लूड किया है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। एग्जांपल दिए हुए हैं, पेंसिल, बुक, लिविंग थिंग वगैरह। फर्स्ट ईयर का क्राइटेरिया इससे बहुत बड़ा है। केवल उन्होंने देखो लिखा भी हुआ, यू विल लर्न इन प्रीवियस क्लासेस में, मतलब पढ़ के आ रहे हो, केवल आपको रिवाइज करने के लिए ये दिया हुआ है। ये भी डिक्लेयर किया है इन्होंने कि ये भी आप पढ़ के आए हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर की स्टेट। तो इसको आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत छोटे क्राइटेरिया की चीज़ है कि मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। आज जो हमारा क्राइटेरिया रहेगा वो ये रहेगा, ये थोड़ा सा बेसिक ठीक भी है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये भी 9th में था। ये देखिए, देखो यहाँ भी दिया उन्होंने कि क्लास, आज का जो भी है फर्स्ट चैप्टर आपका फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का 9th को बिल्कुल को रिलेटेड चैप्टर है ये। तो देखिए ये भी लिखा हुआ है उन्होंने, क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि ये जो आपका फिगर बना हुआ है, ये देखिए कि मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। किस किस में? एक मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं वो जो केवल एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं, वो प्योर। और जो 2 चीज़ों से मिलके बनेंगे तो वो प्योर हो ही नहीं सकते, फिर तो वो मिक्सचर होंगे। तो प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड में। और मिक्सचर तो अपने आप में एक ही है, हालांकि इसके 2 पार्ट हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले मैं अपने नोट से आपको डिस्कस करता हूँ, उसके बाद जो है एनसीईआरटी को भी पढ़ लेंगे। देखिए सबसे पहले एलिमेंट की बात आते हैं हम लोग। प्योर और क्या बोलते हैं, मिक्सचर, ये तो बता ही दिया है आपको। सबसे पहले एलिमेंट की बात आते हैं। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ये लिखा हुआ नोटबुक में आपको। ठीक है, नोटबुक से नोट करते रहिए, बाकी बाद में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी नोट्स की।
तो एलिमेंट वो सब्सटेंस हैं जो किससे बन के बने होते हैं, जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से, मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, दूसरा कोई पार्टिकल उसमें होता ही नहीं। जैसे एक आयरन रॉड है, ये एक आयरन रॉड है, इसे आप कट करते जाओ तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको, लास्ट मिलेंगे क्या, छोटे छोटे पार्टिकल्स। और किसके, आयरन के तो मिलेंगे, और किसी के मिलेंगे, और किसी का कोई पार्टिकल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये एलिमेंट है। एलिमेंट की क्या खासियत होती है, क्योंकि वो उसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं, दूसरे किसी के होते ही नहीं। और यही ब्रास को अगर आप कट करोगे तो मालूम है आपको, ब्रास क्या है, ब्रास पीतल, अगर उसको कट करोगे, क्योंकि ब्रास किसके मिले के बनी है, 10th पढ़ के आए आप लोग, Cu+Zn, तो उसमें कुछ पार्टिकल Cu के मिलेंगे, कुछ Zn के मिलेंगे। पर जो आपका, अगर आयरन को कट करते हो, आयरन तो किसी से मिक्स है नहीं, वो तो एक प्योर सब्सटेंस है, तो इसीलिए जो है आयरन जो है क्या है, एक एलिमेंट जो केवल एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है। क्लियर। कंपाउंड, कंपाउंड क्या है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इन फिक्स रेशियो। देखो बस यही डिफरेंस है, यहाँ पे जो फिक्स लगा हुआ है ना, इस फिक्स की जगह एनी लगा दीजिए, ये रहा एनी। बस यही डिफरेंस बिटवीन है कंपाउंड की डेफिनेशन में और मिक्सचर की डेफिनेशन में, ठीक है ना। एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ, 9th में आपकी, हालांकि इसको पूरा सही से पढ़ के आए होगे, फिर भी बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे आपको शुगर सॉल्यूशन बनाना है, शरबत जिसको बोलते हैं हम लोग, हाँ, तो मतलब मान लो मैं 5 लोगों को देता हूँ मैं शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, और कहा शुगर सॉल्यूशन बनाइए। अब आपके घर में हैबिट है कि एक गिलास अगर शुगर सॉल्यूशन शरबत बनाना होता है तो 2 चम्मच पड़ता है, दूसरे पर्सन के घर की ये हैबिट है कि 3 चम्मच पड़ता है, तीसरे पर्सन के घर में 1 ही चम्मच पड़ता है। तो पाँचों ने अपने अपने घर की हैबिट के अकॉर्डिंग बना लिया। अब पाँचों लोगों को जब लाया गया उनका शुगर सॉल्यूशन, तो क्या देखा, किसी का ज़्यादा मीठा है, किसी का कम मीठा, पर है तो बोलोगे क्या उसे, क्या उसे शुगर सॉल्यूशन शरबत बोलोगे, नहीं बोलोगे। मतलब वो शुगर सॉल्यूशन जरूर कहलाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शुगर सॉल्यूशन क्या है, शुगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को अगर आप किसी भी रेशियो में मिला दो फिर भी वो बन जाए। देखिए 1 चम्मच मिलाया तब भी शुगर सॉल्यूशन बन गया, 2 मिलाया, 3 मिलाया, कितना भी मिला रहे हो फिर भी बन रहा है। 10 चम्मच अगर मिला दोगे 1 चम्मच में तो भी शुगर सॉल्यूशन शरबत कहलाएगा वो, इसलिए वो क्या है, मिक्सचर। कोई भी रेशियो मिला दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आते हैं हम लोग कंपाउंड पे। कंपाउंड में, इसलिए कंपाउंड में क्या लगा था, फिक्स। मिक्सचर तो हो गया, अब कंपाउंड में क्या है, फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो कैसे है, जैसे सपोज करो, एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग कि H2O वाटर है। वाटर का आपने पढ़ा होगा, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कितना रेशियो होता है, 1:8। अगर ये 1:9 कर दोगे तो क्या वाटर बनेगा, नहीं बनेगा। 1:6 कर दोगे तो भी नहीं बनेगा। तो इन दोनों में से कोई भी रेशियो अगर आप करते हो तो वाटर जो है वो नहीं बनेगा। यानी अगर मान लो एक मॉलिक्यूल ही इंक्रीज कर दें, सपोज करिए H2O है तो H2O2 कर दें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गई। इसलिए जो कंपाउंड है वो क्या होते हैं, इनमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड कैसे रेशियो से मिलकर बने होते हैं, फिक्स रेशियो से, ठीक है। उसके बाद आती है हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं आपके, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस क्या है पहले समझ लीजिए। होमोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर इन विच 2 और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर, ठीक है ना, कंप्लीटली एंड दे लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट क्या करते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, इतने मिक्स हो जाते हैं वो अपनी खुद की पहचान खो देते हैं, लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। कैसे, सपोज करिए ये एक बीकर लिया आपने और बीकर में 1 चम्मच डाल दिया शुगर, 1 स्पून, और 1 स्पून ही डाल दिया आपने साल्ट, ठीक है ना, एक मिक्सचर बना लिया। अब इसे आप किसका मिक्सचर बोलोगे, शुगर का। शुगर का तो है नहीं क्योंकि इसमें साल्ट भी मिली है। साल्ट का बोलोगे, साल्ट का भी नहीं बोल सकते क्योंकि शुगर मिक्स है। मतलब इसमें क्या हुआ, अब ये केवल एक ओ आर एस ही हो जाता है, इसको ORS कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा सॉल्यूशन बन गया जिसमें शुगर और साल्ट दोनों ने अपनी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो दी, और ये भी ORS कहला रहा है, जो हम लोग घरेलू ORS बनाते हैं। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर। एक और पहचान है होमोजीनियस की कि इसमें जो है कंपाउंड अपनी मतलब इतने कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं कि दिखते नहीं, और ऐसा होता है। ये देखिए शुगर और साल्ट को मिलाने के बाद वाटर में क्या दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते। और इनको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, मतलब छान के फिल्ट्रेशन वगैरह ये सब,
इनसे हम लोग अलग भी नहीं कर सकते, ये एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज होती है। शुगर सॉल्यूशन को आप छान के शक्कर और उसको अलग कर सकते हो चीनी को? बिल्कुल नहीं कर सकते आप। ये होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जब कंपाउंड जो है वो एक दूसरे में इतने कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते, इनको हम लोग फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं और ये अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं खोते। कैसे? एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखिए, ये एक वाटर लिया, वाटर सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या डाल दिया, सैंड डाल दिया, बालू। अब इसको आप खूब डिज़ोल्व कीजिए स्पून से, जिससे भी एक्स वाई जेड, क्या ये इस क्या इसमें सैंड पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाएगी? इतनी डिज़ोल्व हो जाएगी कि दिखेगी नहीं? ऐसा तो होगा नहीं। तो इसीलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्स, और इसको छान के भी अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, मैंने भी बताया था, इसीलिए हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस के कई एग्जांपल हैं। आपका ऑयल प्लस वाटर हेट्रोजीनियस है। बहुत सारे एग्जांपल आपके हेट्रोजीनियस में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो एनसीईआरटी में भी बिल्कुल यही होगा। ये देखिए, पहले मिक्सचर के दो टाइप्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हाँ, सेम वही चीज़ें आ रही है जो हम लोगों ने अभी अपने नोटबुक में पढ़ी, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन का देखो एग्जांपल दिया है उन्होंने, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में भी इन्होंने कई एग्जांपल दिए होंगे, अभी अंदर होंगे। ये देखिए स्टोन वगैरह का, बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्जांपल है। तो एनसीईआरटी से भी, और कम एनसीईआरटी प्लस नोट्स स्टडी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि प्योर एनसीईआरटी में एग्जांपल वगैरह सुटेबल नहीं मिलते हमें। तो ये तो हो गया आपका एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड। और कंपाउंड भी इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर ही चुके हैं, यहाँ तक तो हम लोग आ ही चुके हैं। ये देखिए कंपाउंड फिक्स रेशियो में होते हैं, डेफिनेट रेशियो होता है, रेशियो बदल दोगे तो नई कंपाउंड बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या इंक्लूड है, ठीक है। आज जो अपना सेकंड टॉपिक था वो इंक्लूड है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये भी नाइन्थ में पढ़ के आए आप लोग, रिपीट करना है। पर नाइन्थ में एक ही था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बस। हाँ, या शायद कांस्टेंट प्रोपोर्शन और था, ठीक है, बाकी नहीं थे। अब आप लोगों को 5 लॉ पढ़ने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ना है, देखो नोटबुक में दिख रहा है आपको। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ एवोगैड्रो लॉ, लॉ ऑफ गैस कांस्टेंट गैलुसैक का जो है वो भी है, सब पूरा नहीं लिखा हुआ है। तो कुछ आज हम लोग इंक्लूड कर देंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगा आज कम से कम 3 मल्टीपल प्रोपोर्शन तक कर दूँ, और एवोगैड्रो लॉ, गैलुसैक को नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है ना। 1 से 2 लॉ को आज इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, पहले तो ये समझिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है जो आपका एनर्जी के लिए यूज़ होता था। क्या यूज़ होता था? एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर। यही हम लोग करते थे जब लॉ ऑफ एनर्जी का वो पढ़ते थे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेम वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, बस वो मैटर पे है। क्या? ये देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, ये देखिए मैटर, यहाँ से शुरू है। मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर, ये भी कह सकते हो। या फिर यह एक ही बात है, यहाँ जो लिखा हुआ वो भी गलत नहीं है कि मैटर जो है वो क्रिएटेड भी नहीं हो सकते, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। मतलब जितना रिएक्टेंट की मास है उतना ही प्रोडक्ट का होगा। क्या? देखो मैं समझाता हूँ इसे। जैसे सपोज करिए कि हमने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कितना? 100 ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि इन दोनों का मास जो है वो भी कितना होगा? 100। वो अलग चीज़ है कि ये 55 हो, हाँ ये 45 हो, ये 60 हो, ये 40 हो, वो अलग इशू है। पर दोनों का जो दोनों का कंप्लीट मास है वो कितना आएगा? 100। मतलब बीच में रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट जो है वो क्या नहीं होता, वो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होता और कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं होती। ये कहना चाहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये देखिए एंटोनी लिवाजर ने दिया था, यही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है ना। ऑल फिजिकल केमिकल चेंज नोट नेट चेंज ऑफ मास, मतलब नेट चेंज जो है मास वो बिल्कुल नहीं होता। एंड देयर आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। इसीलिए कोशिश की है मैंने जो है नोट्स भी अपने इंक्लूड करने की, क्योंकि नोट्स से क्या होता है कि ये जो एनसीईआरटी में इतना सारा लिखा होता है उसका एक हमें समरी मिल जाती है, तो हमें पूरा नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि बात वही लिखी है। जब हमें इसमें मिल जा रही तो फिर हम इतना पूरा एनसीईआरटी का क्यों पढ़ें, है कि नहीं। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये जिसको डेफिनेट प्रोपोर्शन नाम दिया है इन्होंने, ये क्या है डेफिनेट प्रोपोर्शन? ये भी शायद प्रीवियस पेज पे ही था। हाँ ये है, प्रीवियस पेज पे ही है, फिर क्या दिक्कत है, यहीं से पढ़ लेते हैं हम लोग। ये क्या है बेटा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये जे प्राउस ने दिया था। ये क्या है? पढ़ लेते हैं इसे, फिर मैं समझाता हूँ इसको। द proportion of weight of element given in compound always remains some in respective method and precipitation of this compound isolation this compound for from this source। इस पूरे का मैं मतलब बता दे रहा हूँ आपको क्या है। इसका मतलब है कि जो आपके वो होते हैं, कोई भी कंपाउंड होता है उसका एक फिक्स रेशियो होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। मतलब उस रेशियो सोर्स पे डिपेंड नहीं करता। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ जिसको आपने जैसे मैंने भी बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 होता है वाटर में, ठीक है ना। मतलब अगर कहीं भी वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस रेशियो में होंगे? 1:8 में। ये डेफिनेट है। अब ये मायने नहीं रखता वो पानी लेक का है, लेक से ले आए तो क्या 1:8 नहीं होगा? मान लो हम चले गए यूँ और पाकिस्तान से वाटर ले आए, हाँ, तो क्या वहाँ रेशियो 1:8 नहीं होगा? इंडोनेशिया के पानी में वाटर का और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 नहीं होगा? होगा। यही कहना चाहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नाम ही से स्पष्ट है कि ये जो आपके कंपाउंड होते हैं ना, उसमें दो या दो से जो ज़्यादा एलिमेंट एक कांस्टेंट रेशियो में होते हैं, फिक्स रेशियो में। वो रेशियो कभी भी बदलता नहीं है, सोर्स पे डिपेंड नहीं करता। मतलब वो बिल्कुल भी ये डिपेंड नहीं करता वो किस सोर्स से लिया गया है, सोर्स मायने नहीं रखता, ठीक है। तालाब से पानी लाओगे तो भी वही रहेगा 1:8। हाँ, किसी भी कहीं से वो किसी कंट्री से वो मायने नहीं रखता वो। ये है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है ना, या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये देखिए, ये देखो दिया हुआ है। नेचुरल सैंपल से लिया इन्होंने कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये इतनी आई। और फिर लैब में या सिंथेटिक बनाने की कोशिश की, ठीक है ना। ये किसी कोई सैंपल लिया होगा इन्होंने क्यूप्रिक सल्फेट का या क्यूप्रिक कार्बोनेट का, उसमें देखा कि नेचुरल वाले का जो है रेशियो कितना है और लैब में बनाया तो कितना है, तो दोनों ही सेम आए। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वाटर को लैब में बनाया जाए तब भी कितना होगा वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो? 1:8 ही होगा, ठीक है ना। तो ये था आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो यहीं तक रखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल एवोगैड्रो गैलुसैक। ये कन इंक्लूड करके, और हो सकेगा तो उसमें इंक्लूड कर देंगे साइंटिफिक नोटेशन या सिग्निफिकेंट फिगर। ये नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि लार्ज वीडियो हो जाता है तो प्रॉब्लम रहती है, बच्चों को थोड़ा जंप करने लगता है, इसलिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। तो इतना आप सारा नोट डाउन करिए और इसमें जो प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस करिए आप।